डियर स्टूडेंट्स, देखो आपको रिस्पायरेशन के चैप्टर में यानी कि जो चैप्टर है रिस्पायरेशन एंड ब्रीदिंग, इस चैप्टर में मैंने आपको जितने भी इनिशियल चीजें हैं यानी कि रिस्पायरेशन का 7 स्टेप्स, रिस्पायरेशन का जो मोड ऑफ कंडक्शन ऑफ गैसेस है वो बता चुके हैं, रिस्पायरेटरी गैसेस बता चुके हैं, रिस्पायरेटरी ऑर्गन में सब कुछ बता चुके हैं, कहाँ तक कंडक्टिंग जोन है, कहाँ तक उसका एक्सचेंज जोन है, ठीक है। फिर उसके बाद रिस्पायरेटरी वॉल्यूम्स बता चुके हैं, सब कुछ ये सब हो चुका है। आज का जो हेडिंग है बहुत ही इंपॉर्टेंट और मैकेनिज्म वाला है, जो रियल में क्या होता है, ठीक है, आपके थोरेसिक कैविटी के अंदर, उसके बारे में पढ़ना है। दैट इज कॉल्ड मैकेनिज्म ऑफ ब्रीदिंग। मैकेनिज्म ऑफ ब्रीदिंग यानी कि आपको मैंने बताया था कि ब्रीदिंग के कितने पार्ट होते हैं, 2 पार्ट। एक कौन सा, ठीक है, इंस्पायरेशन, एक इंस्पायरेशन और दूसरा एक्सपायरेशन, ठीक है, एक्सपायरेशन। तो आपको समझ में आ गया होगा कि आज हमें क्या पढ़ना है। हमें इंस्पायरेशन और एक्सपायरेशन का मैकेनिज्म पढ़ना है और ये रियल में पढ़ना है, कैसे अपने आप इंस्पायरेशन होता है और कैसे अपने आप एक्सपायरेशन होता है, ठीक है, इसके बारे में पढ़ना है। तो ये दोनों के मैकेनिज्म को समझने के लिए, ठीक है, हम पूरा का पूरा अभी एक और एरो डायग्राम यहाँ पे बनाएंगे। कुछ डायग्राम हमने आपको पहले से बना के रखे, ठीक है, 1-2 वो डायग्राम अब उस ढंग का नहीं बनेगा, एरो डायग्राम बनेगा, वो मैं आपको समझाने के लिए बताऊंगा एरो डायग्राम। लेकिन ये 2 चीजों को अभी हमें पढ़ना है इस वीडियो में। अगर पूरा हो गया तो ठीक है, नहीं तो नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है, रेगुलेशन ऑफ रिस्पायरेशन एंड रिस्पायरेटरी एबनॉर्मलिटीज, रिस्पायरेटरी डिजीज भी पढ़ेंगे। तो आपको लगभग 2 वीडियो के लाइक मतलब यहाँ पे सारा कुछ बताएंगे, बचा हुआ मटेरियल है। यानी कि ये जो पार्ट जो बचा हुआ है बहुत ही इंपॉर्टेंट है, रियल में इंटरनल मैकेनिज्म को बताता है, मैकेनिज्म ऑफ ब्रीदिंग और ट्रांसपोर्ट ऑफ गैसेस। एक एक चीज आपको बढ़िया से समझना है। अगर आपने कभी इंस्पायरेशन और एक्सपायरेशन का मैकेनिज्म नहीं समझे हैं तो आज के वीडियो में गारंटी दे रहा हूं कि आप 100% समझेंगे, बहुत इजी वे में समझेंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं कि सबसे पहले देखते हैं थोरेसिक कैविटी क्या होती है, यानी लंग्स कहां पे होती है, थोरेसिक कैविटी के अंदर। ये थोरेसिक कैविटी बनता कैसे है, तो देखिए थोरेसिक कैविटी जो बनेगा वो बनेगा, ये वेंट्रल साइड है आपका, ये कौन सा साइड है, वेंट्रल साइड, ये आपका है डॉर्सल साइड, ये आपका है लेटरल साइड, और नीचे जो है, ठीक है, वो आपका है डाउनवर्ड साइड, ठीक है, ध्यान दीजिएगा। आगे एस्टर्नम, ये जो बोन होती है इसको हम लोग बोलते हैं ब्रेस्ट बोन, ये जो बीच में बोन होती है ये एस्टर्नम होती है। एस्टर्नम यहां तक, ओके, पीछे यहां से लेके यहां तक वर्टिब्रल कॉलम, ठीक है। तो पोस्टीरियर साइड में हो गया आपका, ये डॉर्सल साइड में हो गया, डॉर्सल साइड में हो गया आपका वर्टिब्रल कॉलम, एंटीरियर साइड में हो गया स्टर्नम, क्या हो गया, स्टर्नम, लेटरल साइड में हो गया रिब्स, और नीचे के साइड में क्या हो गया, डायफ्राम, क्या हो गया, डायफ्राम। ये पूरे मिल करके एक कैविटी बनाते हैं, दैट इज कॉल्ड थोरेसिक कैविटी। इस थोरेसिक कैविटी के अंदर में लंग्स होता है, और लंग्स के अंदर में जो जगह होती है उसको बोलते हैं पल्मोनरी वॉल्यूम। उसके अंदर जो गैस का प्रेशर होता है उसको बोलते हैं पल्मोनरी प्रेशर, इंट्रा पल्मोनरी प्रेशर। क्योंकि लंग्स के लिए आप कौन सा टर्म यूज करते हो, पल्मोनरी। अगर लंग्स के द्वारा रिस्पायरेशन हो रहा था तो हम लोग क्या बोलते थे, पल्मोनरी रिस्पायरेशन। स्किन के द्वारा हो रहे थे तो क्या बोलते थे, क्यूटेनियस रिस्पायरेशन। गिल्स के द्वारा हो रहा था तो क्या बोलते थे, ब्रेंकियल रिस्पायरेशन। और बक्कल कैविटी द्वारा हो रहा था तो क्या बोलते थे, बक्कोफेरेंजियल रिस्पायरेशन। तो लंग्स के लिए टर्म ही आता है पल्मोनरी। क्लियर है पॉइंट। तो देखिए यहां पे क्या है, यानी कि इस इंस्पायरेशन और एक्सपायरेशन, यानी जिसको दोनों मिला के ब्रीदिंग बोलते हैं, ब्रीदिंग के मैकेनिज्म में पूरे थोरेसिक कैविटी एक्टिव रहती है, यानी रिब्स भी एक्टिव रहती है, डायफ्राम भी एक्टिव रहती है, स्टर्नम भी एक्टिव रहती है, यानी पूरा थोरेसिक कैविटी में एक्टिविटी चलती रहती है। कैसे क्या होगा सो देखिए, कहता है कि हम इन्वायरमेंट से गैसेस लेते हैं, यानी इन्वायरमेंट से गैस हमारे लंग्स में पहुंचता है, और लंग्स से
इन्वायरमेंट में जाता है। लंग्स से इन्वायरमेंट में जाता है वो है CO2, और इन्वायरमेंट से लंग्स में आता है वो है O2। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि O2 का पार्शियल प्रेशर बाहर इन्वायरमेंट में ज्यादा है और लंग्स में कम है, और जस्ट उल्टा, लंग्स में CO2 का पार्शियल प्रेशर ज्यादा है और बाहर पार्शियल प्रेशर उसका क्या है? कम है। ठीक है, यानी कि आप जानते हैं हाई पार्शियल प्रेशर से लो पार्शियल प्रेशर की तरफ जाता है कौन? गैसेस। गैसेस मूव ऑलवेज हाई पार्शियल प्रेशर टू लो पार्शियल प्रेशर। व्हाट इज पार्शियल प्रेशर? जिसे मान लीजिए एक मिक्सचर ऑफ गैसेज है, एक मिक्सचर ऑफ गैसेज है, उस मिक्सचर ऑफ गैसेज में O2 का जितना परसेंटेज है दैट इज कॉल्ड पार्शियल प्रेशर ऑफ O2। एक मिक्सचर ऑफ गैसेज है, उसमें CO2 का जितना पार्शियल प्रेशर है, ठीक है, वो हो गया पार्शियल प्रेशर ऑफ, जितना उसका पार्ट है दैट इज कॉल्ड पार्शियल प्रेशर ऑफ CO2। तो क्या हम बोल रहे हैं? आपके लंग्स के एल्वियोलाई में पार्शियल प्रेशर किसका ज्यादा होता है? CO2 का, और बाहर पार्शियल प्रेशर किसका कम होता है? CO2 का। इसलिए हाई पार्शियल प्रेशर से कहां चला जाता है? लो पार्शियल प्रेशर बाहर चला जाता है, और O2 का पार्शियल प्रेशर बाहर ज्यादा और लंग्स के एल्वियोलाई में कम, इसलिए वो अंदर आ जाता है। ये बात क्लियर है? यानी ये पार्शियल प्रेशर का खेला है। ठीक है, ऑक्सीजन का अंदर आना और कार्बन डाइऑक्साइड का बाहर जाना। क्लियर है? तो देखिए यहां पे एक बातें होती है, प्रेशर ग्रेडियंट, यानी कि यहां पे प्रेशर पे ही काम होता है। ठीक है, प्रेशर ग्रेडियंट का मतलब हुआ हाई पार्शियल प्रेशर टू लो पार्शियल प्रेशर। ठीक है, क्लियर है पॉइंट? तो चलिए अब देखिए, कहता है इस पूरे मैकेनिज्म, अब हम मैकेनिज्म पे आ रहे हैं। पहले तो ये समझिए कि ये दोनों रिब्स है, ये दोनों, जैसे मान लीजिए यहाँ पे रिब्स लगा हुआ है 2 4 6 8 10 12, 2 4 6 8 10 12, 12 रिब्स इधर, 12 रिब्स इधर, ये दो रिब्स है। ध्यान समझिएगा, यहाँ मान लीजिए ये दो रिब्स है, इस रिब्स में यहां भी मसल्स लगा हुआ है, यहां भी मसल्स लगा हुआ है, और ये जो है ना बीच में ये रिब्स यहां और यहां, ये दोनों अलग अलग रिब्स हैं, ये दोनों जुड़ा हुआ है मसल्स के द्वारा। इन दोनों रिब्स के बीच में जो मसल है इसको बोलते हैं इंटरकोस्टल मसल। क्या बोलते हैं? इंटरकोस्टल मसल। कोस्टल का मतलब होता है किनारा, जिसे बोलते हैं सी कोस्ट, समुद्र का किनारा बोलते हैं ना, सी कोस्ट समुद्र का किनारा। तो सी कोस्ट यानी कि समुद्र का किनारा, यहां पे हो गया इंटरकोस्टल। ठीक है, यानी कि इंटर का मतलब बिटवीन, यानी दो रिब्स के बीच वाला मसल इंटरकोस्टल मसल। इसको अच्छे समझना है बस, उसके बाद मैकेनिज्म आपको टाइम नहीं लगेगा। इसको क्या बोलते हैं? इंटरकोस्टल मसल। ये इंटरकोस्टल मसल अंदर जो है उसको बोलते हैं इंटरनल इंटरकोस्टल मसल, और जो बाहर है उसको बोलते हैं एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल। क्लियर हो गया? ठीक है, फिर से मैं आ रहा हूं। दो रिब्स के बीच का जो मसल है, दो रिब्स के बीच में जो मसल है, ठीक है, वो अंदर से भी है और बाहर से भी है। ठीक है, तो कहता है कि जो अंदर से है उसको बोलते हैं, पहले तो दोनों रिब्स के बीच के मसल को क्या बोलेंगे? इंटरकोस्टल मसल। अंदर से है तो इंटरनल इंटरकोस्टल मसल, बाहर से है तो एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल। आपको मैं बता दूं, पहले ही आपको लफड़ा खत्म कर दूं, दिमाग में ज्यादा टेंशन नहीं रखना है, कि नॉर्मल इंस्पायरेशन और नॉर्मल एक्सपायरेशन में, नॉर्मल इंस्पायरेशन और नॉर्मल एक्सपायरेशन में, ठीक है, नॉर्मल इंस्पायरेशन नॉर्मल एक्सपायरेशन में इंटरनल इंटरकोस्टल मसल का कोई काम नहीं है। यानी किसका काम है? सिर्फ एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल का। ठीक है, और जब ताकत से सांस लेते हैं, जब फोर्सफुल इंस्पायरेशन लेते हैं, तब जाके काम होगा, या फोर्सफुल एक्सपायरेशन करते हैं तब काम होगा किसका? इंटरनल इंटरकोस्टल मसल का। तो अभी हम क्या पढ़ने जा रहे हैं? हम पढ़ने जा रहे हैं नॉर्मल इंस्पायरेशन नॉर्मल एक्सपायरेशन। तो किसका काम होगा? एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल का। दूसरा डायफ्राम का। बस यही दोनों का काम होगा, इसी दोनों के बारे में पढ़ना है, किसका कॉन्ट्रैक्शन किसका रिलैक्सेशन। ठीक है, तो चलिए, ठीक है, ध्यान दीजिएगा। सबसे पहले कहता है व्हेन, ध्यान दीजिएगा, व्हेन, ठीक है, रेडियल मसल,
देखिए यहां पे एक मसल आया है, रेडियल मसल ऑफ डायफ्राम कॉन्ट्रैक्टेड, ठीक है। ये आपका डायफ्राम है, यहां पे क्या है, डायफ्राम से ऊपर थोरेसिक कैविटी और डायफ्राम से नीचे एब्डोमिनल कैविटी, डायफ्राम से नीचे एब्डोमिनल कैविटी और डायफ्राम से ऊपर थोरेसिक कैविटी। यानी डायफ्राम एब्डोमिनल कैविटी को थोरेसिक कैविटी से क्या करता है, बांधता है। ये सारे मैमल्स में पाया जाता है। डी से डायफ्राम, डी से डोम सेप्ट, ये याद रखना है। डायफ्राम डोम सेप्ट, डायफ्राम थोरेसिक कैविटी के नीचे, डी से डाउन, क्लियर है पॉइंट। और डायफ्राम सिर्फ कहां पाया जाता है, मैमल्स में, क्लियर है पॉइंट। अब आइए ध्यान दीजिए, जो बताने जा रहा हूं उस पर भी ध्यान दीजिए। यानी कि डायफ्राम, पहला जो घटना है वो ये है कि डायफ्राम के रेडियल मसल में क्या हुआ है, कॉन्ट्रैक्शन हुआ है। तो बताइए डायफ्राम कहां जाएगा, नीचे जाएगा। डायफ्राम कहां जाएगा, नीचे। यानी कि ये डायफ्राम है, इसमें कॉन्ट्रैक्शन होगा तो डायफ्राम कहां जाएगा, नीचे। तो बताइए क्या आप बोलिएगा, डायफ्राम गोज, बोलिए डायफ्राम गोज डाउनवर्ड, ठीक है। डायफ्राम गोज डाउनवर्ड, बोलिए क्लियर। और डायफ्राम अगर डाउनवर्ड गया तो बताइए अब क्या होगा, ठीक है। ये नीचे वाला, ये यानी कि ये नीचे जाएगा तो बताइए ये लॉन्गिट्यूडनल वॉल्यूम बढ़ेगा, थोरेसिक कैविटी का वॉल्यूम बढ़ेगा, लॉन्गिट्यूडनल बढ़ेगा या ट्रांसवर्स बढ़ेगा, लॉन्गिट्यूडनल बढ़ेगा। लॉन्गिट्यूडनल का मतलब लंबाई, यानी एंटीरियर पोस्टीरियर। तो एंटीरियर पोस्टीरियर एक्सिस जो होती है वो लॉन्गिट्यूडनल होती है, वो वॉल्यूम क्या होगा, बढ़ जाएगा। अरे डायफ्राम नीचे गया, ये पूरा का पूरा वॉल्यूम क्या होगा, बढ़ गया, ठीक है। बताइए हम क्या बोलेंगे, तीसरा, ठीक है। एंटेरियो पोस्टीरियर, ठीक है, वॉल्यूम यानी कि, या क्या कहिएगा, बोलिए आप, ठीक है। लॉन्गिट्यूडनल वॉल्यूम ऑफ थोरेसिक कैविटी, बोलिए थोरेसिक कैविटी इंक्रीजेस, ठीक है, बोल गया। तो बताइए ये इंक्रीज करेगा, जब ये वॉल्यूम इंक्रीज करेगा तो लंग्स भी क्या होगा, फैलेगा। लंग्स का वॉल्यूम भी क्या होगा, इंक्रीज करेगा। तो बताइए, ठीक है, यानी कि इंट्रा पल्मोनरी वॉल्यूम, ठीक है, बोलिए क्या होगा, इंक्रीजेस। और बताइए वॉल्यूम अगर इंक्रीज करेगा तो प्रेशर क्या होगा, घटेगा। अरे वॉल्यूम बढ़ गया तो प्रेशर वहां जो था पहले पूरा टाइट था, अब इतना जगह हो गया तो प्रेशर क्या होगा, घटेगा, ठीक है। तो बताइए क्या होगा, इंट्रा वॉल्यूम, ठीक है, इंट्रा पल्मोनरी प्रेशर, ठीक है, प्रेशर बोलिए क्या होगा, डिक्रीजेस, ठीक है। तो बताइए यहां पे क्या होगा, निगेटिव प्रेशर पोटेंशियल क्रिएटेड, निगेटिव प्रेशर पोटेंशियल क्रिएटेड, ठीक है। और इसी नेगेटिव प्रेशर पोटेंशियल को फिल करने के लिए ऊपर से क्या आ जाएगा, O2 मूव्स, ठीक है, फ्रॉम, क्या बोलिएगा, नेजल चेंबर टू, ठीक है, लंग्स, ठीक है, लंग्स, ठीक है। O2 मूव्स फ्रॉम, एक और लिख दीजिएगा, एटमॉस्फेयर, ठीक है, एटमॉस्फेरिक गैसेस टू, ठीक है, क्या बोलिएगा, नेजल चेंबर टू लंग्स। और ये आपका क्या हो गया, बोलिए, ये आपका क्या हो गया, इंस्पायरेशन। ये क्या हो गया, इंस्पायरेशन, ठीक है। मैं दोबारा आपको बता रहा हूं, ठीक है, दोबारा बता रहा हूं, ध्यान दीजिएगा। अभी एक चीज इसमें वो, अब देखिए इसका एक पार्ट इसका हुआ, इंस्पायरेशन का एक पार्ट हुआ, यानी कि अभी हमने सिर्फ कौन सा वॉल्यूम बढ़ाया था, एंटेरियो पोस्टीरियर। अब देखिए यहाँ पे एक और वॉल्यूम बढ़ेगा, उसको मैंने अभी आपको बताया नहीं है, जान के कि आपको दिमाग में मतलब पूरा खोज हो जाएगा, वो नहीं करना। देखिए अब क्या होगा, हमने क्या बोला, हमने ये बोला कि डायफ्राम के रेडियल मसल में क्या हुआ, कॉन्ट्रैक्शन हुआ। तो डायफ्राम नीचे गया, तो ये जो वॉल्यूम है, ये वॉल्यूम यानी कि एंटेरियो पोस्टीरियर वॉल्यूम जो है वो क्या हुआ, इंक्रीज किया। यानी कि लॉन्गिट्यूडनल वॉल्यूम क्या हुआ, इंक्रीज किया।
इसी के साथ साथ एक पैरेलल मैकेनिज्म होगा, कॉन्ट्रैक्शन अकर्स इन एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल, जिसका चर्चा इतना देर से कर रहे थे। तो इंटरनल कोस्टल मसल में जो कॉन्ट्रैक्शन होगा तो रिब्स बाहर आएगा, रिब्स क्या होगा, बाहर आएगा, एस्टर्नम भी बाहर आएगा, रिब्स भी बाहर आएगा। तो ये देखिए रिब्स है, तो ये रिब्स देखिए, अब जैसे देखिए यहाँ पे ये देखिए रिब्स बाहर आ गया, रिब्स बाहर आया तो क्या हुआ, ठीक है, थोरेसिक कैविटी का वॉल्यूम बढ़ा। कौन सा वॉल्यूम बढ़ा, ट्रांसवर्स वॉल्यूम बढ़ा। कौन सा वॉल्यूम बढ़ा, ट्रांसवर्स। और पहले क्या हुआ था, पहले लॉन्गिट्यूडनल वॉल्यूम बढ़ा, यानी अब ओवरऑल बढ़ गया। क्या हो गया, ओवरऑल बढ़ गया, ठीक है, यानी कि ओवरऑल वॉल्यूम बढ़ा। यानी कि हम लोग क्या बोल सकते हैं यहां पे, ठीक है, एंटेरियो पोस्टीरियर वॉल्यूम, लॉन्गिट्यूडनल वॉल्यूम, थोरेसिक कैविटी इंक्रीज प्लस, अब देखिए यहां पे क्या बोलेंगे, ठीक है, यहां पे क्या बोलेंगे, अब देखिए यहां पे, ठीक है, साथ ही साथ 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 क्या होगा, कॉन्ट्रैक्शन, बोलिए खुद बोलिए, कॉन्ट्रैक्शन अकर्स इन, क्या बोलिएगा, बोलिए एक्सटर्नल, हाँ बोलो, एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल, इंटरकोस्टल मसल, ठीक है, हो गया। तो बताइए क्या होगा, ये ट्रांसवर्स वॉल्यूम भी बढ़ेगा, ट्रांसवर्स वॉल्यूम ऑल्सो इंक्रीजेस, इंक्रीजेस, बोलिए क्लियर है। और तब आप बोलिएगा, ठीक है, ये दोनों को मिला के, इसको, ठीक है, और इसको मिला के तब क्या बोलिएगा, ठीक है, ओवरऑल इंट्रा पल्मोनरी, सॉरी, हाँ, थोरेसिक कैविटी इंक्रीजेस, यानी कि लॉन्गिट्यूडनल वॉल्यूम ऑफ थोरेसिक कैविटी इंक्रीजेस। इधर क्या बोलिएगा, इधर ट्रांसवर्स वॉल्यूम ऑफ थोरेसिक कैविटी इंक्रीजेस, और दोनों मिलके क्या, इंट्रा पल्मोनरी वॉल्यूम इंक्रीजेस, इंट्रा पल्मोनरी प्रेशर डिक्रीजेस, प्रेशर पोटेंशियल डिक्रीजेस, मतलब कम हो गया, क्रिएट हो गया नेगेटिव प्रेशर पोटेंशियल, और ऑटो मूव कर गया लंग्स। बोलिए क्लियर है पॉइंट। यानी ओवरऑल दो यहां पे मैकेनिज्म काम कर रहा है, एक नहीं। एक तो डायफ्राम का कॉन्ट्रैक्शन, ठीक है, जो डाउनवर्ड गया, उसके कारण हमारा लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस का जो वॉल्यूम है वो बढ़ गया। और एक जब कॉन्ट्रैक्शन हुआ किसमें, एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल में, तो रिब्स बाहर गया, रिब्स बाहर की ओर आया, स्टर्नम बाहर की ओर आया, थोरेसिक कैविटी का ट्रांसवर्स वॉल्यूम क्या हो गया, बढ़ गया। तो ट्रांसवर्स वॉल्यूम भी बढ़ा, लॉन्गिट्यूडनल वॉल्यूम भी बढ़ा, ओवरऑल पूरा थोरेसिक कैविटी की वॉल्यूम क्या हो गई, बढ़ गई। थोरेसिक कैविटी की वॉल्यूम बढ़ी तो लंग्स का भी वॉल्यूम अंदर का क्या हो गया, बढ़ गया, यानी इंट्रापल्मोनरी वॉल्यूम क्या हो गया, बढ़ गया। इंट्रापल्मोनरी वॉल्यूम बढ़ा तो इंट्रापल्मोनरी प्रेशर क्या हो गया, घट गया। प्रेशर घट गया तो नेगेटिव प्रेशर पोटेंशियल क्रिएट हो गया, उसको फिल करने के लिए बाहर से क्या आ गया, गैस आ गया, यानी कि एयर आ गया, एयर वाला क्या आ गया, ऑक्सीजन आ गया, वो क्या करेगा, फिल कर देगा, दैट इज कॉल्ड इंस्पायरेशन। इसका ठीक उल्टा एक्सपायरेशन, इसका ठीक उल्टा एक्सपायरेशन। तो एक्सपायरेशन में कुछ करना ही नहीं, ठीक उल्टा ही बोल देना है। कैसे बोलना है सो देखिए, सिर्फ बोलना सिखा देते हैं, ठीक है। When relaxation occurs in, बस कॉन्ट्रैक्शन के बदले रिलैक्सेशन करना है। When contraction occurs in radial muscle of diaphragm, यानी ये बोल सकते हैं when radial muscle of diaphragm get relaxed, okay, get relaxed, क्या होगा, diaphragm goes upward in original position, in कौन सा पोजीशन, ओरिजिनल पोजीशन, इन रिलैक्स पोजीशन, इन ओरिजिनल पोजीशन, ठीक है, नॉर्मल पोजीशन बोल दो, नॉर्मल पोजीशन, ठीक है, चला गया। उसके बाद कहता है एंटेरियो पोस्टीरियर वॉल्यूम, एंटेरियो पोस्टीरियर वॉल्यूम क्या होगा, डिक्रीजेस और गोज इनटू नॉर्मल। साइमल्टेनियसली रिलैक्सेशन अकर्स इन एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल, relaxation occurs in, also relaxation occurs in external intercostal muscle, due to which transverse volume also decreases, ठीक है, कर गया डिक्रीज। तो बताइए ओवरऑल क्या बोलेंगे, इंट्रा पल्मोनरी वॉल्यूम डिक्रीजेस, इंट्रा पल्मोनरी प्रेशर इंक्रीजेस, ठीक है, पॉजिटिव प्रेशर पोटेंशियल क्रिएटेड, और कहेंगे हाई पार्शियल प्रेशर से क्या होगा, लो पार्शियल प्रेशर, यानी कि लंग से ऑक्सीजन, ये कार्बन डाइऑक्साइड निकल के कहां चला जाएगा, इन्वायरमेंट में, दैट इज कॉल्ड एक्सपायरेशन। बोलो क्लियर है पॉइंट,
दैट इज कॉल्ड एक्सपायरेशन। तो बताइए लिखने की जरूरत है नहीं, आप लोग खुद लिख लेंगे वीडियो देख के, सारे बच्चे वीडियो देख के लिख लेंगे और सब हमें ये वर्क आज ही भेजेंगे वीडियो सुनने के बाद, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, यानी कि आज ही इसको आपको टैकल करके भेजना है, चाहे 12 बजे, 1 बजे, 2 बजे। यानी कि मैकेनिज्म ऑफ इंस्पायरेशन और एक्सपायरेशन को आपको एरो डायग्राम से बनाना है। और याद रखिएगा दोनों को साथ लेके चलना है। मैंने यहाँ पे इस लाइन में मैंने एक ही को दिया, लेकिन डायफ्राम के साथ साथ किसमें कॉन्ट्रैक्शन होगा? कॉन्ट्रैक्शन अकर्स इन एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल इंस्पायरेशन के टाइम में, और एक्सपायरेशन के टाइम में रिलैक्सेशन अकर्स इन एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल। इंटरनल इंटरकोस्टल मसल का यहाँ कोई काम नहीं है। क्लियर है? तो इंस्पायरेशन और एक्सपायरेशन दोनों का मैकेनिज्म आपको क्लियर हो गया। मैं ये मिटाने जा रहा हूं, ठीक है। ये दोनों मैकेनिज्म आपको पूरी तरह क्लियर है, ठीक है। यानी कि अगर कोई बोले कि इंस्पायरेशन कब होता है या इंस्पायरेशन में क्या क्या होता है, तो हम लोग ऐसे भी बोल सकते हैं। देखिए हम फाइनल बोलने जा रहे हैं, इंस्पायरेशन अकर्स व्हेन रेडियल मसल ऑफ डायफ्राम गेट कॉन्ट्रैक्टेड, डायफ्राम गोज डाउनवर्ड, एंटेरियो पोस्टीरियर एक्सिस या लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस, ठीक है, वॉल्यूम इंक्रीजेस साइमल्टेनियसली, कॉन्ट्रैक्शन ऑल्सो अकर्स इन एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल्स ड्यू टू विच रिब्स गोज आउटवर्ड। रिब्स गोज आउटवर्ड या अपवर्ड, एक्सटर्नल ऑल्सो गोज आउटवर्ड या अपवर्ड, थोरेसिक ये ट्रांसवर्स, ठीक है, वॉल्यूम ऑफ थोरेसिक कैविटी ऑल्सो इंक्रीजेस बाय द इंक्रीजिंग ऑफ बोथ ट्रांसवर्स वॉल्यूम एंड लॉन्गिट्यूडनल वॉल्यूम, ओवरऑल वॉल्यूम ऑफ थोरेसिक कैविटी इंक्रीजेस, ठीक है। इंट्रापल्मोनरी वॉल्यूम ऑल्सो इंक्रीजेस, ठीक है। इंट्रापल्मोनरी प्रेशर डिक्रीजेस, ठीक है। नेगेटिव प्रेशर पोटेंशियल क्रिएटेड and air goes speedily to fill, ठीक है, the negative partial, ये negative pressure potential। Clear? That is called inspiration। बोलिए क्लियर हो गया? और इसका ठीक उल्टा आप क्या बोलिएगा? इसका ठीक उल्टा बोलिएगा एक्सपायरेशन, ठीक है। यानी कि एक्सपायरेशन बोलिएगा when radial muscle of diaphragm get relaxed, ठीक है, the external intercostal muscles get relaxed, ठीक है, both type of volume decreases, ठीक है, intrapulmonary volume decreases, pressure increases and CO2 moves from alveoli to environment, that is called expiration। बोलिए क्लियर है? ये अगर आप समझ गए तो जिंदगी में कभी नहीं भूलेंगे। और ये आपको मेडिकल कॉलेज चाहिए, ठीक है, चाहे आप वेटनरी कॉलेज जाइए, एग्रीकल्चर, सब जगह ये आपको ह्यूमन फिजियोलॉजी में पढ़ना पड़ेगा। जहां ह्यूमन फिजियोलॉजी सब्जेक्ट होगा वहां पे ये पढ़ना ही पड़ेगा। क्लियर है पॉइंट? तो ये बेहतरीन मैकेनिज्म आप बहुत अच्छे ढंग से सीख गए, इसको भूलना नहीं है और इसको आज ही तैयार कर लेना। दोनों मैकेनिज्म को मैं बार बार बोल रहा हूं, ये डायफ्राम वाला और एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल दोनों साथ साथ चलेगा। यानी कि आप इसको यहां भी लिख सकते हैं, डायफ्राम गोज डाउनवर्ड, ठीक है, एंड साइमल्टेनियसली कॉन्ट्रैक्शन अकर्स इन एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल्स, ये दोनों को आप साथ साथ लिख सकते हैं। क्लियर है पॉइंट? चलिए अब देखिए, ये जब आपने पढ़ लिया, ठीक है, इंस्पायरेशन और एक्सपायरेशन का मैकेनिज्म, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट था। उसके बाद हम लोग चलते हैं ट्रांसपोर्ट ऑफ गैसेस पे। ट्रांसपोर्ट ऑफ गैसेस, तो उसके लिए सबसे पहले तो आप ये जानिए, मैंने पहले ही आपको बताया कि जो ट्रांसपोर्ट ऑफ गैसेस है, ठीक है, उसके लिए मैंने उस दिन भी आपको एक डायग्राम बताया था जब मैंने हर्ट का एक ओपन डायग्राम बनाया था और एक आउटलाइन बनाया था। वो हर्ट का ओरिजिनल डायग्राम नहीं था, सेम उसी डायग्राम को मैंने आज रिपीट किया है, ठीक है, लेकिन चीजें यहां पे दूसरी बातें समझानी है, ठीक है।
यहां पे समझानी है दूसरी बात। तो चलिए सबसे पहले तो जो बुक में रटने में आपको दिक्कत होती है ना, ठीक है, उसके बारे में आपको रटवा देता हूं। वो आपको रटने में बहुत दिक्कत होती है, ठीक है। देखिए क्या होता है, जैसे ये मान लीजिए कि इन्वायरमेंट है, ये इन्वायरमेंट है, इन्वायरमेंट से ऑक्सीजन आया मेरे लंग्स के पास, लंग्स से ऑक्सीजन कहां गया, ब्लड में गया, हार्ट में गया, वहां से ऑक्सीजन कहां गया, टिश्यू के अंदर गया, टिश्यू के अंदर में क्या है, सेल, और सेल के अंदर में क्या हुआ, सेलुलर रिस्पायरेशन, और वहां से क्या रिलीज हुआ, CO2, CO2 रिलीज होकर कहां आया, हमारे एल्वियोलाई में, एल्वियोलाई से CO2 रिलीज होकर कहां आया, नेजल चैम्बर्स होते हुए कहां पे, बाहर। तो 3 जगह पे एंट्री पॉइंट है। देखिए पहला एंट्री पॉइंट हमारा नेजल चैम्बर, दूसरा एंट्री पॉइंट हमारा एल्वियोलाई, और तीसरा एंट्री पॉइंट कहां पे, तो कहता है टिश्यू के पास, कहां पे, टिश्यू के पास, ठीक है ना, है ना। तो देखिए यहां पे क्या है, मैंने एक चार्ट यहां पे प्रिपेयर किया, मैंने लिखा कुछ नहीं है, डाटा कुछ नहीं लिखा है, मैं आपको रटवा दूंगा, ट्रिक बताऊंगा। देखिए यहां पे ये है RG का मतलब रिस्पायरेटरी गैसेस, आराम से समझिए, टेंशन नहीं लेना है, ठीक है। रिस्पायरेटरी गैसेस ये लीजिए, हम लिख देते हैं रिस्पायरेटरी गैसेस, रिस्पायरेटरी गैसेस, ये क्या है, ठीक है, ये जो है ये है यानी कि एटमॉस्फेरिक एयर, ठीक है, यानी कि एटमॉस्फेरिक एयर में परसेंटेज क्या है, एटमॉस्फेरिक एयर, ये है रिस्पायरेटरी गैसेस, ये एल्वियोलाई आप समझ रहे हैं, ये ब्लड, ठीक है। यहां पे अब देखिए क्या है, रुक जाइए, यहां पे हम जो लिख रहे हैं, ठीक है, यहां पे क्या लिख रहे हैं, सो देखिए, यहां पे लिख रहे हैं हम O2 और यहां पे लिख रहे हैं CO2। बताइए O2 क्या होता है, आता है, और CO2 क्या होता है, निकलता है। यानी कि हम O2 ले रहे हैं और हम CO2 निकाल रहे हैं। जिस रास्ते से O2 आएगा उसी रास्ते से CO2 क्या होगा, निकलेगा। तो देखिए हमने अगर O2 लिया है तो O2 का डायरेक्शन क्या होगा, ये, और टिश्यू के अंदर क्या होगा, सेलुलर रिस्पायरेशन होगा, सेलुलर रिस्पायरेशन होगा, और यहां से क्या निकलेगा, CO2। ये देखिए, ये CO2 ऐसे निकल के कहां आ जाएगा, CO2 बताइए, इन्वायरमेंट में चला जाएगा, एटमॉस्फेरिक एयर में आ जाएगा, ठीक है, समझ में आ रहा है। यानी कि O2 का डायरेक्शन होगा अंदर जाने का और CO2 का क्या होगा, बाहर निकलने का। डायरेक्शन क्लियर है, ठीक है। अब आइए ये पहले तो देखिए O2 का पार्शियल प्रेशर बाहर कितना है, 159, कितना है, 159, ये लीजिए 159, और CO2 का पार्शियल प्रेशर कितना है, 0.3, ठीक है, ये है 159, समझ गए, क्लियर है पॉइंट, 159, ठीक है। अब आइए, अब आपको एक मैं ट्रिक बताने जा रहा हूं, ठीक है, एक ट्रिक बताने जा रहा हूं, बस नंबर याद रखना है, 104 40 55 40, 104 40 95 40, 104 40 55 40, जिंदगी भर याद रखिए, कहीं भी आपको रटने की जरूरत नहीं पड़ेगी। दूसरा चीज 104 40 55 40, ठीक है, ये ऑक्सीजन के लिए, और O2 के लिए तो ये CO2 के लिए बहुत आसान है, 45 40 45 40, ठीक है। यानी कि ऑक्सीजन के लिए क्या बता रहे हैं, 104 40 95 40, और CO2 के लिए 45 40 45 40। देखिए कैसे, ये लीजिए 104 40 95 40, इधर 45 40 45 40, काम का, ठीक है। अब देखिए कैसे, ध्यान दीजिएगा, देखिए इधर जो गैस, जो ऑक्सीजन हमारे एल्वियोलाई में आया है, एल्वियोलाई में ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर है 104, अपने आप समझ जाइए 104, और लंग्स के यानी कि वही एल्वियोलाई के कैपिलरी में जो पार्शियल प्रेशर है वो है 40। तो बताइए किधर से किधर मूव करेगा ऑक्सीजन, एल्वियोलाई से कैपिलरी की तरफ कर गया मूव, ठीक है। फिर उसके बाद ऑक्सीजन जा रहा है, जब टिश्यू के पास पहुंचा, टिश्यू के ठीक बाहर
कितना है 95, और टिश्यू के अंदर कितना है 40। तो बताइए टिश्यू से कहां चला जाएगा, नहीं ये टिश्यू के बाहर से कहां चला जाएगा, टिश्यू के अंदर नहीं चला जाएगा। अरे 95 से 40 हाई पार्शियल प्रेशर से लो पार्शियल प्रेशर, यानी टिश्यू, मान लीजिए कि ये टिश्यू है, टिश्यू के द्वार पे यहां पे पहुंच गया, ब्लड के द्वारा कौन पहुंच गया, ऑक्सीजन, वहां पे ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर 95, टिश्यू के अंदर 40, ठीक है। तो कहां से कहां चला जाएगा 95 से 40, हाई पार्शियल प्रेशर टू लो पार्शियल प्रेशर, क्लियर हो गया, ठीक है। यानी कि आप बताइए एल्वियोलाई से ब्लड कैपिलरी में, एल्वियोलाई से ब्लड कैपिलरी में ऑक्सीजन जो जा रहा है वो क्यों जा रहा है, क्यों जा रहा है, क्योंकि यहां पे है 104, यहां पे है 40, ठीक है, 104 40। अब बताइए, ठीक है, उसके बाद क्या होगा 95 40, टिश्यू के बाहर, यह है टिश्यू के बाहर, ठीक है। मैं यहां पे लिख भी देता हूं आउटसाइड द टिश्यू, आउटसाइड द टिश्यू, ठीक है। और ये क्या होगा बोलिए इनसाइड द टिश्यू। तो बताइए इनसाइड जो है, इनसाइड टिश्यू कितना 40 और बाहर कितना 95, 95 से 40 की तरफ अपने आप मूव कर गया। और यहां पे एल्वियोलाई में कितना, लंग्स के एल्वियोलाई में कितना 90 104, और अंदर में कितना कैपिलरी में 40, 104 से 40 की तरफ, 95 40 की तरफ, दोनों क्लियर। अब बताइए टिश्यू के अंदर क्या होगा, सेलुलर, ये जो ऑक्सीजन गया है टिश्यू के अंदर, ये जो ऑक्सीजन अभी गया है टिश्यू के अंदर, उससे क्या होगा, उससे होगा सेलुलर रिस्पायरेशन, यानी कि C6H12O6 जलेगा, ऑक्सीडाइज होगा, क्या बनेगा CO2 और H2O। उस CO2 और H2O यानी कि CO2 निकलेगा, ये CO2 और H2O तो यूज हो जाएगा और CO2 बाहर निकलेगा। अब सेल के अंदर यानी टिश्यू के अंदर CO2 का पार्शियल प्रेशर कितना है 45, पार्शियल प्रेशर कितना है 45, उसके बाहर कितना है 40। तो बताइए टिश्यू से अपने आप, सेल से अपने आप बाहर आ जाएगा ऑक्सीजन, आ गया। और फिर आते आते कैपिलरी में, कैपिलरी में, पल्मोनरी कैपिलरी में, ये पल्मोनरी आर्टरी में कितना होगा, कहता है 45, और बाहर कितना है, यानी कि नेजल चेंबर में कितना है, एल्वियोलाई में कितना है 40, एल्वियोलाई में 40, कैपिलरी में 45। तो बताइए कहां आ जाएगा, कैपिलरी से कहां आ जाएगा 40, यानी कि 40 45 से किधर आ जाएगा 40 की तरफ आ जाएगा। और बाहर अपने आप निकलेगा, क्योंकि बाहर तो पार्शियल प्रेशर अपने कम है, ये तो एनवायरनमेंट का है, ये तो एटमॉस्फेयर का है, ठीक है। बोलिए क्लियर हो गया। तो ये डायग्राम भी आपको क्लियर करना है 100%, ठीक है। और देखिए इसी डायग्राम को हम यहाँ पे ले चलते हैं और अच्छे से समझिएगा। ये आप ही को हमने उस दिन बनाया था, ये डायग्राम डेडिकेट किया था। देखिए यहाँ पे ये हमारा क्या है पल्मोनरी आर्टरी, ये क्या है हमारा पल्मोनरी। यहाँ पे हमने क्या बोला था, देखिए ब्लैक से जो है वो है ऑक्सीजनेटेड ब्लड, और जो रेड से है, ये ब्लैक से जो है वो है डीऑक्सीनेटेड ब्लड, CO2 वाला ब्लड, और जो रेड से है वो है ऑक्सीजनेटेड ब्लड, ठीक है। तो बताइए इधर क्या है, ये यहां से रेड 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 यहां तक में रेड खत्म, ठीक है। कैसे, ध्यान दीजिएगा कैसे, फिर से मैं बताने जा रहा हूं। सपोज यहां पे, तो सपोज क्या करना है, यहां पे देखिए यहाँ पे CO2 ज्यादा है, कितना है जी CO2 45, और O2 कितना है कम। तो बताइए CO2 ज्यादा है 45 और O2 कितना है कम 40 है ना। तो बताइए ब्लड कैसा हो गया, डीऑक्सीजनेटेड या ऑक्सीजनेटेड, डीऑक्सीजनेटेड, क्योंकि CO2 ज्यादा है। अब ये CO2 ज्यादा वाला ब्लड यहाँ पे देखिए, यहाँ जी क्या है, ये हमारा क्या है कैपिलरी है, ये हमारा क्या है कैपिलरी है, ध्यान दीजिएगा ये हमारा क्या है कैपिलरीज। अब इस कैपिलरी में क्या ज्यादा है CO2 ज्यादा है, कितना है 45, और यहाँ पे कितना है 40, यानी कि यहाँ पे है 45 और यहाँ पे है कितना 40। तो बताइए ये जो CO2 है वो कहां चला जाएगा, बोलिए बाहर आ जाएगा, किसमें आ जाएगा लंग्स में। और उल्टा O2 यहाँ पे कितना है, देखिए O2 यहाँ पे कितना है 104, यहाँ पे 104, और यहाँ पे O2 कितना है, जो यहाँ से आया उसमें O2 कितना है 40, तो O2 इधर आ जाएगा, O2 इधर आ जाएगा, क्यों, ये 104 था और इधर कितना था 40, O2 इधर आ गया। अब ये O2 वाला जो ब्लड है वो कैसा हम दिखा रहे हैं, रेड दिखा रहे हैं। देखिए रेड वाला ब्लड लेफ्ट ऑडिकल में गया, यहाँ पे क्या होगा ट्राइकस्पिड बल्ब के द्वारा कहां जाएगा, बोलिए लेफ्ट वेंट्रिकल में जाएगा, वहां से निकल के कहां जाएगा, सारे टिश्यू में कौन सा ब्लड जा रहा है O2 वाला ब्लड, ये क्या है O2 वाला ब्लड, और ये क्या है CO2 वाला ब्लड।
ये ब्लड जाएगा किस में, टिश्यू में। तो बताइए टिश्यू के अंदर क्यों जाएगा, टिश्यू के अंदर क्यों जाएगा, अभी बताए थे। यहाँ पे कितना है बताइए, टिश्यू के बाहर कितना है 55 है, टिश्यू के अंदर कितना है 40। देखिए यहाँ पे ये यहां तक इसका क्या है 55 और ये क्या हो गया 40। तो बताइए 55 से किधर मूव करेगा 40 की तरफ मूव करेगा, ठीक है। और मूव करके फिर ऐसे करके आ रहा है यहाँ से क्या निकला CO2। अब बताइए CO2 ऐसे करके निकला, तो अब CO2 का कितना है 45 45 45 45 और ये देखिए 45। अब यहाँ पे आके क्या हो जाता है 40। तो 45 40। अब समझ में आ गया, पूरा का पूरा समझ में आ गया। यानी इसी चीज को इसमें आपको समझना है। एनसीईआरटी में ऐसा डायग्राम दिया है जहां आपका दिमाग काम नहीं करेगा, उसी डायग्राम को हमने सिंपल वे में यहां पे दिखाया है। बोलिए क्लियर हो गया। तो बताइए ये हमारा क्या है, और मैंने उस दिन बताया था, याद करो मैंने उस दिन बताया था आर्टरी उसको कहते हैं जो हार्ट से दूर जाए, वेन उसको कहते हैं जो हार्ट की ओर आए, ठीक है। तो बताइए ये हार्ट से दूर जा रहा है तो क्या है आर्टरी, चूंकि लंग्स में जा रहा है तो पल्मोनरी आर्टरी, ये जनरल टिश्यू में जा रहा है तो सिस्टेमिक आर्टरी, ये जनरल टिश्यू से इधर निकल के आ रहा है तो सिस्टेमिक वेन, और ये किधर जा रहा है तो कहता है ये, ठीक है, लंग्स से निकल के जा रहा है हार्ट की तरफ तो पल्मोनरी वेन। पल्मोनरी वेन में पूछेगा PO2 कितना 104, PCO2 कितना 40, 104 से 40, ठीक है, देख रहे हैं, ठीक है। अब इधर ये पूछेगा PCO2 कितना 45, PO2 कितना 40, ठीक है, यानी कि वो इधर आएगा, ठीक है, ये इधर जाएगा। क्लियर है पॉइंट, ऐसे करके दिमाग में रखना है। बोलिए कोई दिक्कत कर लोगे। ये वाला ये हाँ पल्मोनरी आर्टरी, पल्मोनरी आर्टरी, सॉरी पल्मोनरी वेन, हाँ सॉरी पल्मोनरी वेन, ये पल्मोनरी वेन होगा, पल्मोनरी वेन, सॉरी बिल्कुल सही पल्मोनरी वेन, ठीक है। हमारे कोचिंग के स्टूडेंट्स, आप ये नहीं समझिएगा मेरे घर में स्टूडेंट नहीं है, मेरे एक पड़ोसी स्टूडेंट है, एक मेरा भतीजा है, 2 स्टूडेंट का आपको आवाज मिलता रहेगा, क्योंकि एक हमारे बगल के ही पड़ोसी है, ठीक है। ये बहुत दिनों तक क्वारंटाइन थे, अब ये आए हैं, ठीक है। 14 दिन क्वारंटाइन के बाद एक पड़ोसी है, ठीक है, उनका नाम है पल्लवी जोशी, ठीक है, और हमारा एक स्टूडेंट है मैं, ये दोनों यहाँ पे बैठ के पढ़ते रहते हैं, इसलिए आपको आवाज आते रहता होगा, ठीक है। चलिए तो ये पूरा का पूरा आप समझ गए कि ये डायग्राम को हम रब कर सकते हैं, ठीक है। इसलिए आपको बीच बीच में कुछ बच्चों का आवाज आएगा, फीलिंग तो आना चाहिए ना कि हाँ सामने बच्चे हैं, ठीक है। इसलिए आपको हमें लगता है डिस्टर्ब तो नहीं हुआ होगा, ठीक है। चलिए ये मैं मिटा दूं, ये लीजिए, ये भी मैं मिटाता हूं। चलिए ये मिटाता क्या हूं, थोड़ा सा और मैं बता ही देता हूं। अब देखिए यहाँ पे बस 2 चीजें और हैं, उसको मैं थोड़ा सा बता दूं आपको, उसके बाद मैं चलूंगा आगे, ठीक है। ये मैंने बता ही दिया, ठीक है। अब देखिए कहता है एक ये डायग्राम को आप समझिए, ठीक है, ये डायग्राम को समझिए, ठीक है। ये डायग्राम मैंने अलग कर दिया। ये डायग्राम क्या है कि बस थोड़ा सा एल्वेओलाई का सेक्शन काटा हुआ है, ये एनसीईआरटी डायग्राम है इसलिए मैंने यहां पे बनाया है। देखिए ये क्या है, ये है एल्वेओलाई, ये क्या है एल्वेओलाई, और आपको मैंने उस दिन बताया था कि एल्वेओलाई का जो बेस होता है उसमें होता है सिंपल स्क्वामस एपिथेलियम। क्या होता है सिंपल स्क्वामस एपिथेलियम, याद कीजिए, जिसको हमने बोला था नीमोसाइट्स। नीमोसाइट्स 2 तरह के बताए थे, नीमोसाइट 1 और नीमोसाइट 2। नीमोसाइट 1 कितना था 80% और नीमोसाइट 2 कितना था 20%। नीमोसाइट 1 क्या करता था एक्सचेंज ऑफ गैसेस, नीमोसाइट 2 क्या करता था उस पे लेसिथिन होता था, सर्फेक्टेंट का काम करता था, वो कोलैप्सिंग से बचाता था किसको एल्वेओलाई, ठीक है। क्लियर है पॉइंट। अब देखिए यहां पे जरा देखिए, ये है एल्वेओलाई का वॉल, तो ये क्या है एल्वेओलर वॉल, 1 सेल, एक ही सेल के लेयर का बना होता है स्क्वामस एपिथेलियम का। ए नंबर पे ये हमने डाला है। बी नंबर पे देखिए, ठीक है, बी नंबर पे क्या उस पर भी मत जाइए। ये देखिए ये जो रेड वाला हमने बनाया है ये है एल्वेओलर कैपिलरी। तो कैपिलरी में आपको मैं बता दूं आर्टरी, वेन और कैपिलरी में एक ही चीज कॉमन है, इनर मोस्ट वॉल। आर्टरी के इनर मोस्ट वॉल को भी इंडोथेलियम बोलते हैं, वेन के इनर मोस्ट वॉल को भी इंडोथेलियम बोलते हैं, और कैपिलरी में तो एक ही वॉल होता ही है, उसको इंडोथेलियम ही बोलते हैं। तो बताइए ये आपका क्या है इंडोथेलियम, ये क्या है इंडोथेलियम।
और इस इंडोथेलियम यानी कि ये कैपिलरी, देख लीजिए ब्लड कैपिलरी और एल्वियोलर वॉल के बीच में ये जो जगह है ना, ये जो जगह देख रहे हैं जहां पर अभी हम ये कर रहे हैं ड्रॉ, ये जो जगह है, ठीक है, इसको हम लोग बोलते हैं बेसमेंट सब्सटेंस। क्या बोलते हैं? बेसमेंट सब्सटेंस। यानी कि इंडोथेलियम ऑफ ब्लड कैपिलरी, यानी आपका ये ब्लड कैपिलरी है, उसका ये इंडोथेलियम वॉल है अंदर वाला, ठीक है। तो बताइए ए में क्या हो गया? एल्वियोलर वॉल, यानी कि ये लीजिए एल्वियोलर वॉल, ठीक है, ए में, प्लस दूसरा, ठीक है, आपका क्या हो गया बताइए, यानी कि बी में हो गया, ठीक है, कैपिलरी वॉल, ठीक है, कैपिलरीज, ठीक है, ब्लड कैपिलरीज। एल्वियोलर वॉल का क्या चीज बताइए? स्क्वामस इपिथेलियम, और प्लस कैपिलरी वॉल का क्या, ठीक है, इंडोथेलियम। और बोलिए बीच में क्या है? बीच में आपको क्या है? बेसमेंट सब्सटेंस। ये बीच में आ गया बेसमेंट सब्सटेंस, ठीक है। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं मालूम है? इसी को बोलते हैं मेम्ब्रेन ऑफ डिफ्यूजन ऑफ गैसेस। यानी कि गैस के डिफ्यूज करने के लिए जो मेम्ब्रेन होता है वो इसी 3 लेयर का बना होता है। तो डायग्राम जो एनसीईआरटी में है इसको जरूर याद रखिएगा, क्योंकि यहां से क्वेश्चन आपको आएगा। ये डायग्राम यहां भी आपको वीडियो में भी जाएगा, और फोटो क्लिक करके एनसीईआरटी का मैं ये आपको भेजूंगा भी, जिससे आप ये पूरा का पूरा कर सकते हैं, ठीक है। तो ये डायग्राम का फोटो एनसीईआरटी भी होगा, और ये यहाँ का भी, जो आपको लगे, जिसमें आसानी से लगे वो समझ जाइए। देखिए हमने रेड से बनाया इसलिए कि उसके बीच में ये क्या है? आरबीसी है, तो आरबीसी रेड होता है, इसलिए मैंने ये बनाया है। बोलिए यहां तक आपको कोई दिक्कत नहीं? तो मैंने आपको एक सिंपल आइडिया दे दिया ट्रांसपोर्ट ऑफ गैसेस का, मैंने आपको बता दिया मैकेनिज्म ऑफ इंस्पायरेशन एक्सपायरेशन। जस्ट इसके नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है, आपको क्या मिलेगा? ट्रांसपोर्ट ऑफ O2 CO2, रेगुलेशन ऑफ रिस्पायरेशन एंड रिस्पायरेटरी डिजीज, ठीक है। जस्ट 40 मिनट का और वीडियो होगा जिसमें आपको सब कुछ क्लियर हो जाएगा, ठीक है। थैंक यू सो मच।